कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तब सुनने मात्र से ही रूह कांप जाती है। इतिहास के पन्नों में एक हादसा ऐसा भी है, कुछ ऐसा ही हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। यह प्लेन एक ऐसे बर्फीले पहाड़ों में क्रैश हुआ जहां ना तो खाना था और ना ही पीने के लिए पानी और ना ही कोई दूर दूर तक मदद करने वाला। बचे हुए पैसेंजर्स के पास बस एक ही रास्ता था खुद को जिंदा रखने के लिए, और वो रास्ता था अपने ही मरे हुए साथियों का मांस खाना। कैसे यात्रियों ने हर एक सेकंड मौत से संघर्ष करते हुए गुजारा, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 12 अक्टूबर 1972 केरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोंटेविडो ओल्ड क्रिश्चियन रग्बी यूनियन नाम के क्लब के कुछ प्लेयर्स रग्बी खेलने के लिए सेंटियागो जा रहे थे। टीम के कैप्टन ने 2 इंजन वाला एक प्राइवेट प्लेन बुक कर दिया। प्लेन में प्लेयर्स के साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी जा रहे थे मैच देखने के लिए, क्योंकि प्लेन में बहुत सारी एक्स्ट्रा सीट्स खाली थी। कुल मिला के 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो गए। प्लेन को काफी एक्सपीरियंस पायलट उड़ा रहे थे। प्लेन धीरे धीरे एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकना था और इसके बाद यहां से सेंटियागो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरना था। उड़ान के कुछ देर बाद मौसम खराब होने लगा, इसलिए कैप्टन ने यह डिसीजन लिया कि हम मेंडोजा में ही एक रात रुकेंगे। अगली सुबह 13 अक्टूबर 1972 मौसम अब भी वैसा ही था। पायलट ने कहा कि देखते हैं दोपहर तक शायद मौसम ठीक हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं और आखिर में खराब मौसम में ही दोपहर के 2:18 में फिर से ये प्लेन सेंटियागो के लिए उड़ान भरा। सेंटियागो के इस सफर में इस प्लेन को एंडीज के बर्फीले पर्वतों को पार करना था। को पायलट ऑलरेडी यहाँ पर से 29 बार प्लेन उड़ा चुका था और शायद यही वजह थी कि खराब मौसम में भी ये प्लेन सेंटियागो के लिए निकल पड़ा। फाइनली फ्लाइट 571 धीरे धीरे अपने रास्ते में आने वाले सारे पर्वतों को पार करने लगा। ये प्लेन करीब करीब 18,000 के एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट आगे कुछ भी देख पाने में असमर्थ थे। अगर मौसम अच्छा होता तो पायलट आसपास के नज़ारों को देखकर, पहाड़ पर्वतों को देखकर यह अंदाजा लगा सकते थे कि प्लेन अभी कहां पर है। लेकिन आगे कुछ भी ना दिखाई देने की वजह से पायलट पूरी तरह से प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही डिपेंडेंट थे और अपने लोकेशन का पता लगाने के लिए डेड रिकनिंग का यूज कर रहे थे। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सपोज आपको पुणे से दिल्ली जाना है, जो कि 1000 किलोमीटर के आसपास है। आपका प्लेन 500 किलोमीटर 1 घंटे में सफर कर सकता है, तो इसका मतलब 2 घंटे में प्लेन पुणे से दिल्ली पहुंच सकता है। इसी कैलकुलेशन के साथ पायलट निकल जाता है और आसपास के नज़ारों को देखकर, एरिया को देखकर यह समझ जाता है कि हाँ, अब एयरपोर्ट आने वाला है। पर यह सब तो तब तक ठीक है जब तक मौसम बिल्कुल ठीक हो और सब दिखाई दे रहा हो। लेकिन तब क्या, जब आगे कुछ देख ही ना पाए? वो तो यही सोचकर फ्लाई करता रहेगा कि हम 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे और पायलट अंदाजे से प्लेन को 2 घंटे तक उड़ाता रहेगा। पायलट को अपना एक्यूरेट लोकेशन का पता नहीं चल पाएगा, वो सिर्फ अपने लोकेशन का रफ आइडिया लगा पाएगा। फ्लाइट 571 के साथ भी ऐसा ही हुआ। पायलट ने अपने लोकेशन का अंदाजा लगाया। उसे लगा कि हम एंडीज के बर्फीले पर्वतों को पार कर चुके हैं, जबकि उनका प्लेन अब भी पर्वतों के ऊपर ही फ्लाई कर रहा था। पायलट ने एटीसी से कहा कि हमें डिसेंड करने का परमिशन दे। एटीसी ने कहा कि क्या आप एंडीज पर्वतों को पार कर चुके हैं? यहाँ पर एटीसी भी पायलट के दिए हुए लोकेशन के हिसाब से ही उन्हें गाइड कर रहे थे। पायलट ने कह दिया कि हाँ, हम एंडीज के पर्वतों को पार कर चुके हैं। इसलिए एटीसी ने कहा कि आप 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाइए। अब पायलट धीरे धीरे प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करने लगा। तभी अचानक से उसे अपने सामने एक विशाल चट्टान दिखाई दिया। पायलट ने तुरंत ही प्लेन के योक को ऊपर खींच लिया। प्लेन अब वर्टिकली ऊपर की ओर फ्लाई करने लगा, जिसकी वजह से प्लेन का स्पीड भी कम होने लगा और फाइनली प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया। यानी कि प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और सीधे नीचे की ओर गिरने लगा। कुछ ही सेकंड्स में ये हिल्स को टकराते हुए तब तक नीचे की ओर फिसलता रहा जब तक कि ये किसी समतल जगह पर आकर रुक न जाए। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। कैप्टन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, वही को पायलट पूरी तरह से घायल थे। प्लेन का टेल टूटकर अलग हो चुका था। ये टेल टूटकर कहाँ गिर गया इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जब प्लेन टकराया
तभी प्लेन का टेल टूटकर अलग हो गया, जिसकी वजह से कुछ पैसेंजर्स बाहर की ओर गिर गए। उनका कुछ भी आता पता नहीं चल पाया। 45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग जिंदा थे, जिनमें से बहुतों को गंभीर चोटें आई। इन लोगों की जान तभी बच सकती थी जब इन्हें जल्दी से जल्दी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए। प्लेन में 2 यात्री मेडिकल के स्टूडेंट थे। वो दोनों घायल पैसेंजर्स की मदद करने लगे। नांदो नाम के एक यात्री के सिर में इतनी जोर से चोट लगी कि वो तुरंत ही कोमा में चला गया। नांदो के साथ उसकी माँ और उसकी बहन भी थी। वो दोनों भी काफी जख्मी थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो जिंदा बचे सभी 33 लोगों में से हर एक शख्स किसी न किसी तरीकों से घायल था। उधर रेस्क्यू टीम जल्दी से जल्द मिसिंग प्लेन को खोजने में निकल पड़ी। उन्हें भी डर था कि अगर एक बार शाम हो गई तो रात के अंधेरे में हम किसी को भी खोज नहीं पाएंगे, और बर्फीले पर्वतों में इतनी ठंड अधिक होती है कि एक रात में ही यात्रियों की मौत हो सकती है। इसलिए कई सारे प्लेन्स एक साथ एंडीज पर्वत का चक्कर लगाने लगे कि आखिर कहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। घटना के अगले दिन फिर से 11 प्लेन्स को एंडीज के पर्वतों की ओर भेजा गया। उधर सारे पैसेंजर्स टूटे हुए प्लेन के अंदर किसी तरह से कड़ाके की ठंड में रात गुजार दी। सुबह होने के साथ साथ उन्हें भूख भी लगने लगी। प्लेन में थोड़ा बहुत नाश्ते का सामान पड़ा हुआ था, जिसे खाकर सबका पेट तो नहीं भरने वाला था, पर हाँ, किसी तरह से दिन कट सकता था। सभी को यह उम्मीद थी कि हमें बचा लिया जाएगा। सुबह होने के साथ साथ एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। कुछ प्लेन्स उन्हें ढूंढने के लिए क्रैश साइड का चक्कर लगा रहे थे, पर सफेद बर्फ की चादर में सफेद प्लेन मानो ओझल सा हो गया। कुछ पैसेंजर्स ने अपना लगेज निकालकर एक्स का सिंबल बना दिया, लेकिन फिर भी किसी भी रेस्क्यू प्लेन का ध्यान उस निशान की ओर नहीं गया। दिन भर में करीब 3 बार रेस्क्यू प्लेन आया और चला गया। इसी तरह से एक दिन बीत गया। घटना के अगले दिन जब कुछ सर्वाइव की नींद खुली तो पता चला कि 5 और लोगों की मौत हो गई। एक एक करके सभी लोग दम तोड़ते जा रहे थे। इसलिए सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि हम टूटे हुए शीट्स को निकालकर एक शेल्टर बना लेंगे और जिनकी हालत गंभीर है उन्हें वहां पर रखा जाएगा। घटना के तीसरे दिन प्लेन में खाना खत्म हो गया, पानी भी जमकर बर्फ बन गया। जिंदा रहने के लिए अब ना तो खाना था और ना ही पानी। एक पैसेंजर्स ने बर्फ को पानी में बदलने के लिए एक तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने सीट में बर्फ को डाल दिया और सीट मेटल से पैक कर दिया। दिन के समय में धूप से यह थोड़ा गर्म हो जाता और बर्फ पानी में बदल जाता। अब तक भी रेस्क्यू टीम सिर्फ आ रहे थे और जा रहे थे। कोई भी क्रैश हुए प्लेन को देख नहीं पा रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स ने पहली बार बर्फीले पहाड़ों को देखा था। उन्हें यह आइडिया नहीं था कि किस तरह से इन बर्फीले पहाड़ियों में रात के समय में -30 डिग्री सेल्सियस भी तापमान गिर सकता है। यही वजह है कि बहुतों के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। प्लेन में एक छोटा सा रेडियो पड़ा मिला। रेडियो में उन्हीं की न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ्लाइट 571 की सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया। इस न्यूज को सुनकर सभी को बहुत दुख हुआ। 12 दिन बाद रेस्क्यू टीम अब यह मान चुकी थी कि सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है, और बुरे में और बुरा किस्मत का खेल देखिए, जिंदा लोग अपनी ही मौत की न्यूज सुन रहे थे। न्यूज सुनने के बाद सभी पैसेंजर्स को पता चल चुका था कि अब उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि बाहर बर्फ में दबे डेड बॉडीज को अगर खा लिया जाए तो इतना तो प्रोटीन मिल जाता है कि वो जिंदा बच सके। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि हम अपने ही मरे हुए दोस्तों का मांस खाएंगे। ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो सब अपने ही क्लोज फ्रेंड्स, अपने ही टीममेट्स थे, पर उनके पास दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं था। जिन लोगों ने मांस खाने से इनकार कर दिया, आने वाले 2 दिनों के अंदर उनकी मौत हो गई। बाकी लोग इसी तरह से दिन गुजार रहे थे। जो फिजिकली स्ट्रांग थे वो आसपास से मदद लेने के लिए निकल पड़े। इस तरह से हादसे के करीब 71 दिन बाद सभी जिंदा पैसेंजर्स को बचा लिया गया। 13 डेड बॉडीज सलामत थी, वही 15 लोगों की सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई मिली। इस हादसे में 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाए। यह हादसा दुनिया के सबसे भयानक हादसों में से एक था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।